नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मैं हूं जया सिन्हा। टीएमसी में फूट की आशंका। सूत्रों के मुताबिक 60 विधायकों के हस्ताक्षर के साथ विधानसभा पहुंचे बागी टीएमसी नेता ऋतुव्रत बैनर्जी और संदीपन साहा। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार का भ्रष्टाचार और अराजक गतिविधियों पर प्रहार जारी। तृणमूल कांग्रेस नेता जावेद शेख के घर से भारी मात्रा में कारतूस बरामद। टीएमसी के कब्जे वाले सुरेंद्रनाथ कॉलेज से मिले दीमक लगे 500 और 100 रुपए के नोटों के बंडल। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोवेना आज से 5 दिवसीय भारत यात्रा पर। पीएम मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। व्यापार, निवेश, ऊर्जा पर चर्चा संभव। कर्नाटक को आज मिलेगा नया मुख्यमंत्री। डीके शिव कुमार लेंगे पद और गोपनीयता की शपथ। बेंगलुरु में शाम 4 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। और उत्तर प्रदेश के संभल में दंगा पीड़ित परिवार के लिए राहत की खबर। 1978 में बेघर हुए परिवार को फिर मिलेगा अपना घर। प्रशासन खुद सौंपेगा जमीन का पट्टा। और इस वक्त अहम खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक रेस्टोरेंट में आग लगने की खबर है। हादसे में घायल लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं और खबर आ रही है कि फायर विभाग की इस वक्त 10 गाड़ियां मौके पर हैं और आग बुझाने का सिलसिला जारी है। राजधानी दिल्ली का बेहद अहम इलाका मालवीय नगर, जिसके एक रेस्टोरेंट में आग लगने की खबर है और ऐसा बताया जा रहा है कि दमकल विभाग की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने का सिलसिला इस वक्त जारी है। अहम खबर राजधानी दिल्ली से, मालवीय नगर इलाका ये रिहायशी इलाका है, साथ ही यहाँ पे काफी मशहूर बाजार है, रेस्टोरेंट है और एक ऐसे रेस्टोरेंट में आग लगने की खबर है और आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। फायर विभाग की 10 गाड़ियां इस वक्त मौके पर है। आग बुझाने का सिलसिला भी जारी है और जो इस हादसे में घायल हुए हैं उन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीर हम देख सकते हैं, कुछ विचलित करने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पे एक रेस्टोरेंट में आग लगने की खबर है और मौके पर मौजूद लोग वहां पर मदद कर रहे हैं जो इस आग में झुलसे बताए जा रहे हैं। मालवीय नगर का इलाका और वहां पर एक रेस्टोरेंट में आग लगी है। क्या वजह रही इस आग लगने की, इस पर अभी जांच की जा रही है। अभी की खबर है ये और हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से आग लगी और मौके पर पुलिस भी मौजूद है, दमकल विभाग के लोग भी मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड के लोग मौजूद हैं जिन्होंने आग पर काबू पा लिया, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जो घायल हुए हैं उन्हें तुरंत वहां से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली का मालवीय नगर इलाका काफी मशहूर बाजार है, काफी मशहूर इलाका है, रिहायशी भी है और साथ ही रिहायशी इलाका भी है और साथ ही दुकानें भी हैं, रेस्टोरेंट भी हैं, कमर्शियल स्पेस भी हैं और ऐसे एक रेस्टोरेंट में आग लगने की खबर है। लेकिन तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। और अगली खबर यहां पर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जिसकी राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के भीतर संभावित फूट की अटकलें तेज हो गई हैं। टीएमसी नेता ऋतुव्रत बैनर्जी और संदीपन साहा विधानसभा पहुंचे हैं। वहीं बोलपुर से तृणमूल विधायक चंद्रनाथ सिन्हा की भी विधानसभा में मौजूदगी ने राजनीतिक हलकों में चर्चाओं को और बढ़ा दिया है। सूत्रों के मुताबिक करीब 60 विधायकों के हस्ताक्षर वाला एक दस्तावेज लेकर चंद्रनाथ सिन्हा विधानसभा पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि हस्ताक्षर करने वाले विधायकों में हावड़ा, मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना के कई विधायक शामिल हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर तृणमूल कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। राजनीतिक गलियारों में अभी सबकी नजरें पार्टी नेतृत्व की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई हैं। तो क्या टीएमसी में पड़ गई है फूट? तस्वीरें कुछ इसी तरह की कहानी बयां करती भी नजर आ रही हैं। एग्जैक्ट फिगर कुछ पता नहीं है,
आप जैसे पूछ रहे हैं, मैं भी बाहर से सुन रहा हूँ कि अंदर कुछ हो रहा है। अभी तो मैं बाहर से सुन रहा हूँ कि 59 लोग हो गया, सुन रहा हूँ। और टीएमसी के सत्ता से उखड़ने के बाद पश्चिम बंगाल में लगातार नए खुलासे सामने आ रहे हैं। और आप इस वक्त दो स्क्रीन अपनी तस्वीरें देख सकते हैं। टीएमसी के शासनकाल में फैले भ्रष्टाचार और निरंकुशता की कलाई खोलती नजर आ रही हैं। पहली तस्वीर टीएमसी नेता जावेद शेख के दक्षिण 24 परगना घर की है, जहां भारी मात्रा में आग्नेयास्त्र और कारतूस बरामद किए गए हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया, जिसके बाद ये मामला सामने आया। ताजा जानकारी के अनुसार बरामद कारतूसों के स्रोत की जांच की जा रही है। वहीं दूसरी तस्वीर कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज की है, जहां तृणमूल छात्र परिषद के कब्जे वाले कमरे से 2 बैगों में बड़ी मात्रा में 500 और 100 रुपए के नोटों के बंडल मिले हैं। कल शाम तृणमूल नेताओं के कब्जे वाले कॉलेज के 2 कमरों की सफाई का काम चल रहा था। इसी दौरान 2 बैगों से 500 और 100 रुपए के नोटों के कई बंडल बरामद हुए। हैरानी की बात यह भी है कि सभी नोट दीमक चट कर चुके हैं। अब यह सवाल और तेज हो गया है कि तृणमूल नेताओं के पास आखिर कितना पैसा है। प्राचार्य जामीर अहमद खान का आरोप है कि संचालन समिति के ममता सरकार द्वारा नामित सदस्य और सियालदह क्षेत्र के प्रभावशाली नेता देवाशीष के सहयोगी परितोष दत्त ने उन कमरों पर कब्जा कर रखा था। कॉलेज प्रशासन के लिए इसका विरोध करना संभव नहीं था। आरोप है कि देवाशीष इतने प्रभावशाली थे कि छात्रों के लिए बनाए गए 13 कक्षाओं में से 2 कमरों को विश्राम कक्ष यानी कि रेस्ट रूम में उन्होंने बदल दिया था। और कल टीएमसी की पोल खुली तब जब एक कमरे की सफाई में 2 नोटों से भरे सूटकेस बरामद हुए और ये सारे 500 और 100 के बंडल थे, जिसे दीमक चट कर चुका था। टीएमसी की पोल खोलती दूसरी तस्वीर जावेद शेख के घर की है। टीएमसी नेता जावेद शेख, जिनके घर से जिंदा कारतूस मिले हैं। किस तरह से हिंसा की राजनीति और जो भय की राजनीति का खेल खेला जा रहा था पिछले 15 साल से, उसकी झलक तस्वीर पेश करती 2 तस्वीरें। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1978 के हिंदू मुस्लिम दंगों के पीड़ित परिवार को करीब 48 वर्ष बाद पुनर्वास की सौगात मिलने जा रही है। दंगों में मारे गए रामशरण दास रस्तोगी के परिवार को प्रशासन द्वारा आवासीय भूमि आवंटित की गई है, जिस पर अब उनका आशियाना बन सकेगा। गुरुवार 4 जून को ये भूमि आवंटित की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी स्वयं भूमि पर निर्माण कार्य की आधारशिला रखेंगे। गौरतलब है कि वर्ष 1978 के दंगों के दौरान रामशरण दास रस्तोगी की हत्या कर दी गई थी और उनका शव क्षत विक्षत अवस्था में एक कुएं में फेंक दिया गया था। घटना के बाद परिवार ने न्याय के लिए लंबा संघर्ष किया और बाद में पलायन करने को मजबूर हो गए। पिछले वर्ष मृतक के पौत्र कपिल रस्तोगी अपनी वृद्ध माता के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे। मुख्यमंत्री ने परिवार के पुनर्वास का आश्वासन दिया था। इसके बाद प्रशासन ने आवासीय भूमि आवंटित कर पुनर्वास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। में संभल में दंगे हुए और इस दंगे में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले परिवारों में से एक परिवार था रामशरण रस्तोगी का परिवार, जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी और हत्या करने के बाद से उनको अपना घरबार, उनके परिवार को छोड़ना पड़ा था। लेकिन एक लंबे समय के बाद जब प्रदेश में योगी सरकार आई तो वापस रस्तोगी परिवार की सुनवाई हुई और पिछले साल कपिल रस्तोगी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवासीय भूमि के आवंटन के लिए आश्वासन दिया था। उस सपने को पूरा करने जा रही है अब संभल का प्रशासन। आप देख सकते हैं कि टेंट के लिए यहाँ पर तमाम चीजें मौजूद हैं और ये कार्यक्रम आज होने वाला था। रस्तोगी परिवार को आज यहाँ पर डीएम जो है भूमि पूजन करके भूमि को सौंपने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से ये कार्यक्रम अब कल होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 1978 से जो परिवार इंसाफ के लिए भटक रहा था, उस परिवार को इंसाफ दिलाने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है और अब परिवार को आवासीय भूखंड मिलने के बाद से परिवार अपना जीवन एक बार फिर पटरी पर आसानी से ला पाएगा। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, संभल। भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा और रणनीतिक सहयोग को नई गति देने की दिशा में वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगी।
अपनी 5 दिन यानी 3 से 7 जून तक की यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के अनुसार दोनों देशों के बीच ऊर्जा, व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, फार्मा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वेनेजुएला के विदेश, वित्त, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार और परिवहन मंत्री भी भारत आएंगे। ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब भारत वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात बढ़ा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और होर्मुज जल डमरू मध्य में अनिश्चितता के बीच भारत अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है। हाल के महीनों में भारत वेनेजुएला के तेल का प्रमुख खरीदार बनकर उभरा है। भारत यात्रा के दौरान डेल्सी रोड्रिगेज की मुंबई में उद्योगपतियों और कारोबारी प्रतिनिधियों से भी मुलाकात होने की संभावना है। इससे पहले इस वर्ष जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी और डेल्सी रोड्रिगेज के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें दोनों नेताओं ने ऊर्जा, व्यापार, डिजिटल तकनीक और ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई थी। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा 5 दिवसीय ये भारत दौरे पर वो रहेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खास बातचीत करती हुई नजर आएंगी। लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंगसावन फोमविहाने इस वक्त भारत की यात्रा पर हैं। थोंगसावन फोमविहाने आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही लाओ पीडीआर के विदेश मंत्री आज इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित भारत लाओस व्यापार मंच की वार्ता में भी शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के दूसरे चरण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, नागालैंड और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराना है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि जल जीवन मिशन से ग्रामीण पेयजल व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। विशेषकर महिलाओं तथा बालिकाओं को पानी लाने की कठिनाई से राहत मिली है। उन्होंने जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन पर भी जोर दिया। लेबनान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के बीच वॉशिंगटन में शांति वार्ता का चौथा दौर जारी है, लेकिन जमीनी हालात अब भी बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। मंगलवार को भी दोनों देशों के बीच गोलीबारी का दौर जारी रहा, जिसके चलते लेबनान के करीब 30 स्थानों पर इजरायली हमलों की पुष्टि हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने स्पष्ट किया है कि हिजबुल्लाह इस शांति समझौते की राह में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित आंशिक युद्ध विराम को हिजबुल्लाह ने सिरे से खारिज कर दिया है, जिससे समाधान की उम्मीदें फिलहाल धूमिल नजर आ रही हैं। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम आज सेमीफाइनल में भूटान के खिलाफ उतरेगी। ग्रुप चरण में शानदार प्रदर्शन के बाद उसकी निगाहें खिताबी मुकाबले में जगह बनाने पर होंगी। भारतीय टीम 2 मैच में 6 अंक से ग्रुप बी में शीर्ष पर रही, जिसमें उसने मालदीव पर 11-0 की जीत के साथ अपना अभियान शुरू किया और फिर मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश के खिलाफ 3-0 से आत्मविश्वास बढ़ाने वाली जीत दर्ज की। आज के मुकाबलों में पहले सेमीफाइनल में पारंपरिक बड़ी टीमें नेपाल और बांग्लादेश आमने सामने होंगी। ऐसे में भारत किसी भी गलती से बचना चाहेगा और 2019 में जीता अपना खिताब वापस पाने के एक कदम और करीब पहुंचना चाहेगा। इसके साथ ही 5 बार की चैंपियन टीम इंडिया की नजर फाइनल में जगह बनाने पर भी रहेगी। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश के युवाओं से साइकिलिंग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने की अपील की।
उन्होंने कहा कि साइकिल चलाना न केवल फिट रहने का आसान और प्रभावी माध्यम है, बल्कि ये पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मंत्री ने युवाओं को नियमित रूप से साइकिल चलाने और फिट भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। वर्ल्ड बाइसिकल डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं देश के सभी युवाओं से आग्रह करता हूं कि वे इसमें उत्साहपूर्वक भाग लें, स्वयं को फिट इंडिया ऐप पर रजिस्टर करें और अपने मित्रों एवं परिवारजनों को भी इससे जोड़ें। आइए आज वर्ल्ड बाइसिकल डे के अवसर पर हम सभी संकल्प लें कि साइकिलिंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे और एक फिट, स्वस्थ तथा विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। तो फिट रहेगा इंडिया तभी तो हिट रहेगा इंडिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।